अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से सर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी। इसके अलावा अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं नाज़रीन, ये सब आपको बताएंगे। यहाँ पर अब हम बात करते हैं अपनी आज की बड़ी खबरों के हवाले से। तो बड़ी खबरों में क्या है? मुल्की मईशत एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार हो चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम हो चुकी है। इसके अलावा बड़े बड़े नाम नून लीग में जाने को तैयार। बलूचिस्तान में शेर की हवा चल पड़ी। इसके अलावा लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में गलासत के ढेर, बच्चों के बेड्स पर कॉकरोचेस और बिल्लियों और कीड़े मकोड़ों की भरमार है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सरमाकारों का एतमाद बहाल, मुल्क की मईशत फर्राटे भरने लगी है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम हो चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके अलावा 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा हो चुका है। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 56,300 पॉइंट्स पर जा पहुंचा है। अक्टूबर में ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की तीसरी बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज करार पाई थी स्टॉक मार्केट। और इसी पर तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर, जो कि माहिर मईशत जफर मोतीवाला के साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। काशिफ, बताइएगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी की वजूहात क्या हैं और स्टॉक मार्केट में बेहतरी के बावजूद डॉलर की कदर में कमी क्यों नहीं हो रही? जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई और अगर आज हम देखें तो आज मार्केट ने एक दफ़ा फिर 56,000 की बुलंद तरीन सतह यानी एक और रिकॉर्ड सतह। मार्केट में मुस्तकिल रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। अक्टूबर के महीने से नवंबर तक जो है वो रिकॉर्ड बने हैं। अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया की तीसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार दिया गया था। इससे पहले अगर हम देखें तो 2017 में एक बुलंद तरीन सतह का हमने एक फेज़ देखा था और अब जो है ये मुस्तकिल मार्केट में बुलंद तरीन सतह देखी जा रही है। रोज़ एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। मार्केट में जो ये नया रिकॉर्ड बन रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है? क्या ये आर्जी हैं कि क्या वजूहात है कि मार्केट में इस कदर तेज़ी देखने में आ रही है? क्या फंडामेंटल्स बदले हैं? इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जफर मोतीवाला साहब। इनसे पूछेंगे कि मार्केट में क्या सूरत हाल है। जफर साहब, ये बताएंगे जो आज मार्केट ने 56,000 की सतह भी क्रॉस कर ली है, 56,500 हमने देखा है, सामने आज मार्केट क्लोज भी हो गई है। क्या वजूहात देख रहे हैं मार्केट में? ऐसा क्या हुआ है कि ज़बरदस्त तेज़ी है, रोज़ाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं? वजूहात क्या? देखिए, पहले तो मार्केट हमारी बहुत अंडर वैल्यूड थी और आपने खुद ही कह दिया 2017 के बाद से ये मार्केट डाउन थी। पॉलिटिकल क्राइसिस थे, इकोनॉमी ख़राब थी, बैंक्रप्सी के करीब थे। लेकिन जैसे ही IMF से हमारी फर्स्ट ट्रांचे हुई तो और एक सांस आया कि हम बैंक्रप्ट नहीं होंगे, तो और इकोनॉमिक इंडिकेटर थोड़े से टर्न अराउंड हुए, डॉलर रुपये की पैरिटी स्टेबल हुई और ख़तरात से हम निकले तो मार्केट अपने वैल्यूज़ पर आना शुरू हुई है अभी। अब ये जो है कंटिन्यूएशन रहेगी, क्योंकि अब जो नई खबर है जो मार्केट को बूस्ट कर रही है वो ये है कि टी बिल के यील्ड जो हैं 3.5-4% नीचे आए। तो कोई बड़ी बात नहीं कि इस दफ़ा मॉनेटरी पॉलिसी में 200 बेसिस पॉइंट कम करे स्टेट बैंक, जो हमारी मार्केट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि हमारी मार्केट के जो कंपनियां लिस्टेड हैं उनके प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है और पे आउट अच्छा है, तो वो फिक्स इनकम वाले को बीट करेगी काफ़ी दिनों बाद। तो इसलिए मार्केट ऊपर आ रही है, लेकिन पी मल्टीपल्स अभी भी नॉर्मल हैं। इंडेक्स में कोई ऐसी खबर नहीं है कि जो ख़राब आए। अच्छा जबरदस्त, लेकिन ये जो टी बिल्स वाली बात है ये तो अभी सामने आई है, लेकिन हम अक्टूबर से देख रहे हैं मार्केट मुस्तकिल तेज़ है। कोई और भी फंडामेंटल्स आप समझते हैं जो मार्केट में बेहतरी? इलेक्शन देख रहे हैं, क्या वजूहत देख? मैं कह रहा हूँ ना, पॉलिटिकल क्राइसिस कम हुए हैं। अच्छा, डॉलर रुपये की पैरिटी दोबारा ख़राब हो रही है, लेकिन बीच में बहुत सही हो गई थी। और अपना इंडिकेटर्स ये हैं कि GDP भी अब 3, 3.5, 3.25 तक भी पहुँच सकता है 2024 में। और IMF से जो निगोशिएशन है जो वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं। अब जब ये गैस की भी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं तो ये एक बता रहा है कि हम उनका जो होमवर्क है हमारा वो कंप्लीट है। और ये जो IMF की 700 मिलियन की जो आएगी ट्रांशे डॉलर की, वो ये इंडिकेट कर रही है कि हमने 95% उनकी हर डिमांड को कर लिया है। तो ये मार्केट के लिए अच्छा भी है और अब हम ये कभी नहीं कर सकेंगे कि महंगी गैस लेकर सस्ती बेचें। बहुत शुक्रिया जी, आपने बात सुनी जफर मोती। आज स्टॉक के हवाले से ज़बरदस्त तेज़ी के हवाले से उन्होंने बताया कि जो
इसके अलावा IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसके अलावा जो डॉलर के हवाले से और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से उन्होंने कहा, जिसकी वजह से मार्केट में बेहतरी आई और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस बेहतरी को वो मज़ीद ही कंटिन्यू देखेंगे। आज की ओवरऑल सूरत हाल ये है कि स्टॉक मार्केट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और गुज़श्ता अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रही है। जी शुक्रिया काशिफ मुनीर अपडेट करने के लिए तफसीलन स्टॉक मार्केट के हवाले से। तो बलूचिस्तान में शेर सियासतदानों का फेवरेट बन गया है। सीनियर नून लीग की रहनुमा या सादिक की मेल मुलाकातें रंग लाने लगी हैं। बलूचिस्तान के बड़े इलेक्टेबल्स का नून लीग में शमूलियत का फैसला सामने आ गया। नून लीग में जाने वालों में साबिक अरकानी और कबाई और सूबाई असेंबली शामिल हैं। कायद नून लीग कल कोयटा पहुंचेंगे। कौन कौन से बड़े रहनुमा इसमें शामिल होने जा रहे हैं, ये तमाम सूरत हाल हम भी जानेंगे। बताते चलेंगे जो बलूचिस्तान के बड़े इलेक्टेबल्स हैं वो नून लीग में शमूलियत का उनका फैसला हो चुका है। बात करेंगे, अजीज मरी हमारे साथ मौजूद है। अजीज मरी, कौन कौन से रहनुमा बड़े बड़े नाम हैं जो कि नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं, जरा बताइएगा उनके नाम। जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के 2 रोज़ा जो कोयटा का जो दौरा है उससे जो है हतमी शक्ल जो है दे दी गई है। चंद रोज़ कबल जो है सरदार अयाज सादिक ने कोयटा का जो दौरा किया था तो यहाँ के जो सेनेटर थे हाजी लश्करी रहसारी, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी और तो हाजी लश्करी रहसारी ने उनसे कुछ दिनों की जो है मोहलत भी जो है मांगी थी। उनका यही कहना था कि वो अपने साथियों से सलाह मशवरे के बाद जो है फैसला करेंगे। जबकि आज अभी कुछ देर कबल जो है सरदार जो है अयाज सादिक जो है जो सेनेटर हैं साबिक अशोक कुमार, उनके साथ अभी कोयटा तशरीफ़ लाए हैं। शाम को जो है उनकी जो मुलाकातें वो जो है बाप पार्टी के जो साबिक जो सूबाई अराकीन हैं उनसे मुलाकातें होंगी, जिनमें जो है ख़ासकर जो है अब्दुर्रहमान खेतरान, सलीम खोसा, फ़ाइक खान जमाली, नूर मोहम्मद दुमड़, अरबा और रुबाब, इसके अलावा जो है मोहम्मद ख़ान तोर, नूर मोहम्मद दुमड़, जबकि इसके अलावा गफ़ूर लेडी यानी कि अब्दुल करीम नौशेरवानी, जब इसके साथ जो है मोहम्मद ख़ान जो है लेडी व दीगर जो है शामिल हैं। जबकि इसके अलावा जो साबिक जो वफाकी जो वज़ीर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है मोहम्मद ख़ान जमाली और इसके साथ जो है दोस्तें डोमकी वो भी वफाकी वज़रा हैं, वो भी जो है इसमें जो है शमूलियत इख्तियार करेंगे। जबकि सलीम खोसा और फ़ाइक जमाली की हम अगर बात करें तो इन्होंने बाप पार्टी को खैराबाद जो है किया था। तकरीबन एक बार कबल जो है इन दोनों शख्सियात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। अभी गुज़िश्ता रोज़ जो है सलीम खान खोसा ने जो है पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा दिया था। अभी ये तमाम लोग जो है कोयटा पहुँचे हैं, तो ये शाम को जो इनकी जो मुलाकातें अयाज सादिक से होंगी और उसके बाद जो है कल जो है मियाँ नवाज शरीफ जो है तशरीफ़ लाएंगे कोयटा, तो बाकायदा ये जो है शमूलियत का जो है अपना जो है वो इज़हार करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अजीज मरी। सेनेट का इजलास जारी है और इसाक डार इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कि 2013 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान 3 सीरियस किस्म की प्रॉब्लम्स का शिकार था। इकोनॉमी के मसाइल थे, पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका और 6 से 7 महीने जो भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बनाती इलेक्शन में जीत के आती, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। ये डॉक्यूमेंट नंबर 2, उस वक्त लोड शेडिंग का मसला था। पाकिस्तान 18 से 20 घंटे की हो रही थी, शहरों में 18 घंटे, देहातों में 20 घंटे। जो सर्कुलर डेट उस वक्त बिजली के हवाले से था वो करीबन मुझे याद, जो सर्कुलर डेट उस वक्त बिजली के हवाले से था वो करीबन मुझे याद है, करीबन नहीं एग्जैक्ट 503 अरब था। और बात होती थी कि अगर हुकूमत ये पे कर दे तो ये 18 घंटे की लोड शेडिंग 4 घंटे कम हो सकती है, फौरी तौर के ऊपर रिलीफ मिल सकती है। बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत के आती, वो तीसरा चेहरा टेररिज्म का वो इतना पीक कर चुका था और करते करते हमने देखा कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो कुछ हुआ
वो उसने पूरी कौम को हिला के रख दिया। उसके फॉलोअप में मीटिंग्स हुई, प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग्स हुई, तमाम लीडरशिप, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप इंक्लूडिंग पीटीआई उसमें बैठी, फैसले हुए कि हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाना है और मिलके इस मुल्क से इस नासूर को खत्म करना है जो दहशतगर्दी का नासूर है। ये इकोनॉमी और इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग से भी बड़ा नासूर है। इसमें हमारे बच्चे, उनकी जानें महफूज नहीं। जनाब चेयरमैन, इट वाज नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि ये जंगें कई सौ अरब रिक्वायर होते हैं इन जंगों को लड़ने के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट 20 पास हो चुका था और उसमें कोई प्रोविजन नहीं थी। आज भी आप उठा लें 2014-15 का बजट, उसमें कोई प्रोविजन नहीं थी कि हमने टेररिज्म के अगेंस्ट हमने कोई बड़ा को खर्चा करना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने दिन रात मेहनत करके एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और उसका कोर थीम क्या था? वो ये था कि हम अपने सॉइल को किसी के खिलाफ दहशतगर्दी के हवाले से इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दिस वाज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान। और एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, वो हुकूमत मुस्लिम लीग नून का नहीं था, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान का था, जिसमें उस वक्त की तमाम अपोजिशन जमातें शामिल थी, इंक्लूडिंग पीटीआई। जनाब, बजट में अर्ज की, कमिंग बैक टू बजट पास हो चुका और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में प्रपोजल आता है कि जनाब ज़रबे, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में प्रपोजल आता है कि जनाब ज़रबे अज़ब कंसिडर करें कि हम इस दहशतगर्दी जो कि नॉर्थ के इलाकों से जहां वो गढ़ है उसके खिलाफ कौम फैसला करे और ये फोरम फैसला करे कि क्या हमने इसके खिलाफ जंग लड़नी है। और उसका नाम उन्होंने ज़रबे अज़ब का नाम दिया। तो जाहिर है कि उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती थी। जितने पार्टिसिपेंट्स थे, चाहे वो सिविल लीडरशिप थी या मिलिट्री लीडरशिप थी, सब एक ही पेज पे थे। फिर मुझे पूछा गया कि क्या आप फाइनेंस कर सकेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये वक्त तो था कि शायद टोटल कॉस्ट इतनी होगी 100 अरब रुपया, उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी था और उसमें यानी रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी था, वो चाहिए होगा साल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह फैसला हुआ कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे और हम बिल्कुल ये जो है खर्चा ये वेल स्पेंट होगा, इसकी सख्त जरूरत है कौम को और मुल्क को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अप्रूव हुआ। आपने देखा ज़रबे अज़ब हुई। हमारे उस ज़रबे अज़ब के एक्शन के बाद रद्दुल फसाद हुआ मुल्क के अंदर, उसको क्लीन अप करने के लिए, क्योंकि वहाँ से कई लार्ज नंबर जो था वो तो एलिमिनेट हुआ, लेकिन काफ़ी एस्केप करके पाकिस्तान के अंदर शहरों में चला गया। ये तमाम तफसील जनाब वज़ीर दाखिला के अपनी मिनिस्ट्री में मौजूद होगी। उसके लिए फेज 2 आया और ये सिलसिला करीबन 3 साल से जायद जारी रहा जनाब चेयरमैन, और 100 अरब से ज्यादा सालाना टोटल खर्चा उस पर होता रहा। ये आखिर में ये जो फेंसिंग का जो प्रोग्राम था वो भी उसके आखिर में ये था कि इसको परमानेंट रोकने के लिए अरबों रुपए उसके लिए भी दरकार था। अब ये वो सारा जो हमने अचीव किया, मैं बड़ी माजरत के साथ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी प्लेइंग पॉलिटिक्स विद दिस थिंग, मैं समझता हूं हमें अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए। किसने कहा था कि आप जाके काबुल में तालिबान हुकूमत के आने के बाद उनको एंगेज करें? किसने कहा था कि आप हार्डन्ड क्रिमिनल्स जो कि पाकिस्तान की जेलों में बंद थे, जिन्होंने दर्जनों दहशतगर्दी के वाकयात किए थे, उनको छुड़वाएं? क्यों? क्या ये कौम पूछेगी उन लोगों से? जनाब चेयरमैन, ये साइकिल्स नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। इसका सारा इंपैक्ट कौम के आम आदमी के ऊपर, एक आम पाकिस्तानी के ऊपर आता है, वो इसकी कीमत अदा करता है। इसका कॉन्सिक्वेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट उनके ऊपर आता है। हम टैक्स पेयर के पैसों को इस्तेमाल करते हैं, कुछ ठीक करते हैं और फिर हम उसको 180 डिग्री यू टर्न ले लेते हैं। जनाब चेयरमैन, इस तरह काम नहीं चले।
मैं बड़ी हम्बल गुजारिश करूंगा जनाब रेलेवेंट लोगों से और ख़ासकर वज़ीर दाखिला से और हुकूमत से कि काइंडली आपके एक क्लियर कट प्रोग्राम बना के आप इस हाउस में, चूँकि इस वक्त नेशनल असम्बली नहीं है, आप इस हाउस में शेयर करें। ये सब आपके कॉलीग्स हैं दोनों साइड ऑफ द हाउस। आप फैक्ट्स एंड फिगर सबसे पहले दें और पिछले 15 साल 20 साल के दें ताकि हमें पता चले। मुझे तो पता है, आई हैव बीन थ्रू दोज ब्रीफिंग्स, पर लेट एवरीबॉडी नो इन दिस हाउस कि ये क्या था, 2010 में क्या था, ये 8 में क्या था, कैसे करता करता कहां पहुंचा और फिर कहां नीचे आए और फिर दोबारा क्यों स्पाइक हुई है। लेट्स एनालाइज, हमें पता तो चले कि भाई हमने कौन सी गलतियां की है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आई एम नॉट प्लेइंग पॉलिटिक्स एट ऑल, बट सच अ बिग मिस्टेक, और उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं किया गया। मेरा ख्याल है उसमें गवर्नमेंट के इत्तेहादी भी शामिल नहीं थे। क्या एक वन मैन या 2-4 बंदे उनको ये कौम की तकदीर से ऐसे घिनौने खेल खेलने की इजाजत होनी चाहिए थी? अगर वो गलती की है तो कौम से इसको माफी तो मांगे कि हमने गलत किया। हमें काबुल में दुनिया की फोटो सेशन में आके तो नहीं दिखाना चाहिए हम काबुल में तालिबान से हम नेगोशिएट कर रहे हैं, और उसके बाद हमने जो किया, जो वहां तय करके आए, बगैर असेंबली के पूछे हुए, बगैर सेनेट से को डिस्कस किए हुए, बगैर कौम को एतमाद में लिए हुए, हमने वो कई सौ जो हार्डन क्रिमिनल्स थे, टेररिस्ट थे, उनको छोड़ दिया। तो जनाब इस तरह काम नहीं चलेगा। लेट्स बी टुगेदर। मैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन के व्यूज को एंडोर्स करता हूं, लेकिन हैविंग सेड दैट हमें एक क्लियर कट रोड अपनाना होगा, रोड मैप अपनाना होगा। और मैं समझता हूं कि एक रेगुलर हुकूमत के आने का इंतजार नहीं हो सकता। 3 महीने से लॉन्ग टाइम। हाउ मेनी मोर इंसिडेंट्स विल टेक प्लेस? खुदा के लिए दिन रात इसके ऊपर बैठे, जैसे एपीएस के बाद बैठे थे। मुझे याद है कि 8-10 दिन वी डिड नथिंग, वी वर डूइंग एंड डीलिंग विद दैट थिंग एंड वी केम अप विद द नेशनल एक्शन प्लान। मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट मेहरबानी करके इस हाउस के चाहे इन कैमरा फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करे और बताए कि ये तारीख है हमारी इस टॉपिक के ऊपर। हर एक को पता होना चाहिए इस हाउस में। आप फेडरेशन के नुमाइंदगान बैठे हुए, 4 सूबों से बैठे हुए। दूसरा, मैं समझता हूं कि आप ये जो बात हो रही है इस वक्त, ये हमें पॉजिटिवली भी देखना चाहिए। मैं जनाब मुश्ताक साहब से, अपनी बहन सादिया से इत्तफाक करता हूं। ये बड़ी यानी दुख देने वाली बात है कि वो जो चीजें वो कह रही हैं कि उनसे छीनी जा रही हैं, जो लोग जा रहे हैं, हमें इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है? अगर वो वाकई इलीगल हैं, वो जा रहे हैं, उनका हक है कि उनका जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने साथ लेके जाएं। मुझे याद है, मैं लीबिया में एडवाइजर था 1976 में। मुझे याद है कि कदाफी साहब और अनवर सादात का एक फेडरेशन का पैक्ट हुआ था। उस वक्त सदर मिस्र बैक्ड आउट and Colonel Gaddafi took a decision. I was part of the core team at the time in the Auditor General Department of Libya. उन्होंने एक फैसला किया कि तमाम इजिप्शियंस को एक्सपेल कर दिया जाए, और वो अपने, मुझे याद है कि गाड़ियों में वो अपने ऊपर बेचारे फ्रिज और इस टाइप की चीजें लेके, और वो लोग लिबियंस रोते थे कि ये क्या फैसला इस मुल्क में हो गया है कि हम अपने जो 20 या 30 साल से या नस्लों से यहाँ रह रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। वो एक, मैं ये पासिंग रिमार्क इसलिए दे रहा हूँ कि आई हैव सीन दैट फेज ऑल्सो 1976 में। मैं खुदा के लिए हुकूमत इसमें भी इंश्योर करे कि इस तरह का कोई वाक़या नहीं होना चाहिए। ये जुल्म है, हम सब अल्लाह को जवाब दे हैं। उनकी जो उनकी चीज़ की मलकियत है उनको ऑनरेबल तरीके से आप अगर निकालें भी तो ऑनरेबल तरीके से निकालें। उनको एक कैदी की तरह या एक यानी बुरे तरीके से, बिल्कुल सही सेंटिमेंट्स हैं कि वो हमारे बहन भाई हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, और अगर हम इस तरह का इखलाक उनके साथ करेंगे, खुदा ना खास्ता किसी पे मुश्किल वक्त आ सकता है। हाँ, ये कोई सपोर्ट नहीं कर सकता कि इलीगल इमिग्रेंट्स को भी आप छोड़ दें। ये गैर मुनासिब है। ये इस तरह तो फिर मुल्क नहीं चल सकते, सिस्टम निज़ाम नहीं चल सकता। केयर टेकर हुकूमत हो, रेगुलर हुकूमत हो, जो भी हो, अगर आप ये कहेंगे जी बस छोड़ दें सब कुछ, तो फिर तो वो जंगल का कानून है, वो बहुत ज्यादा हमारे कई एरियाज में जंगल के कानून की तरह हम काम करने के आदी हो चुके। तो ये हुकूमत को एक इनका प्रोगेटिव है, इनकी जिम्मेदारी है एज ए हुकूमत
कि जी इलीगल इमिग्रेंट्स को अगर ये हैंडल कर रहे हैं, उनके साथ बाइज्जत, उनके साथ वकार के साथ, उनको जो भी कोई प्रॉपर्टीज है, जो कुछ है, वो उनको ले जाने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन ये हमें बड़ा क्लियर इसका इन हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और एक वे फॉरवर्ड प्लान दे दें। तो 3 महीने, जैसे मैंने कहा, बहुत टाइम होता है जी। 3 महीने में हम आधी ज़रबे अज़ब लड़ चुके थे, तो इसलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। जो ये हुकूमत अच्छे काम करे, इस तरह के काम हैं, तो इसमें वो सेक्शन 232 नहीं आता। खुदा ना खास्ता इफ देयर इज अ वॉर अगेंस्ट एनी कंट्री राइट नाउ, तो हम पे हमला ही कर दे, तो हम इंतजार करेंगे कि सेक्शन 232 रहे, ये डे टू डे काम करते रहे। ये इस तरह नहीं होता जनाब चेयरमैन। वी शुड बी रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक। ये इसी वजह से 232 सेक्शन इलेक्शन 2017 में इन्हीं दोनों हाउसेज ने अमेंडमेंट की है। कि क्यों किया है? क्योंकि आप का सेंसस में 4-5 महीने लग रहे हैं, आपके 2 से 3 महीने इलेक्शन आइन देता है, तो अब क्या 6-7 महीने किसी मुल्क को फ्रीजर पर रखा जा सकता है कि आप कुछ ना करें? ये नहीं होता जी, ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। इसीलिए वी एज ए गवर्नमेंट, पीडीएम गवर्नमेंट, वी इनिशिएटेड दैट अमेंडमेंट। और हमने, मुझे याद है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस थी इस हाउस में कुछ पार्टीज की, हमने उसको अमेंड किया। देखिए, हमें मिल के रास्ते निकालने हैं। आपने देखा कि हमने उसको ये कर दिया, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, और फिर P3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अपना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का जो लॉ है, और उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन के जो लॉ, इसमें जो ट्रांजैक्शन है ये हुकूमत कर सकती है। तो क्या वो अच्छी चीज नहीं है कि भैया 7 महीने आप बैठे रहें और 7 महीने आप बुक कहेंगे जी जो आग लगी है लगती रहे, नुकसान होता रहे, उसके बाद हम देखेंगे। तो जनाब चेयरमैन, मैं एंडोर्स करता हूँ अपने दोनों साइड के साथियों को कि इसको बड़े अच्छे आसान तरीके से, ये बड़ा सीरियस मसला है और हमें इसको कलेक्टिवली इसको हैंडल करना है एज वन यूनिटी। और इंशाल्लाह ये होगा, ये आगे एक दफा हो चुका है। ये हमारी अपनी गलती है कि हमने उसको री इनवाइट कर लिया, हमने उनको एंगेज कर लिया, हमने उनके लोगों को, हार्डन क्रिमिनल्स को छुड़वा दिया। वो उन लोगों से कुछ पूछा जरूर जाए, कुछ नहीं तो टीवी पे ला के कौन से माफी मंगवाई जाए कि जी खुदा के लिए हम माफी मांगता कि हमने ये काम किया है। आज पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी एक लहर आसमान को छू रही है। तो बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। विद दीज ऑनेस्ट एंड सिंसियर सेंटिमेंट्स, आई थिंक आई गो अलॉन्ग विद ऑल माय कॉलीग्स कि गवर्नमेंट शुड कंसीडर ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट शेयर विद अस द रोड मैप एंड द वे फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर एदरी इजहार ख्याल कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि गैर कानूनी मुकीम अफगानों को पाकिस्तान में नहीं रखा जा सकता, और ये भी कहा कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया था। यहां पर शामिल करेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना में 10 वुज़रा शामिल। निगरान सूबाई वुज़रा ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। तोशा खान और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल एहतसाब कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा यासादी कोयटा पहुंच गए। लीगी रहनुमा पार्टी में शामिल होने वाले सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की नैब पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। नैब ने बुशरा बीबी से 11 सवाल पूछे। नैब ने सवाल पूछा कि फराह गोगी से आपका क्या ताल्लुक है, अलकादिर ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था, क्या आपने फिक्का या दर्स निज़ामी का कोई कोर्स किया है, क्या आप अलकादिर ट्रस्ट से बतौर मुअल्लिमा भी मरात लेती रही हैं। इस हवाले से सवालात किए गए हैं और उन सवालात की तफसील हम जानते हैं। हमारे साथ एनईओ के नुमाइंदे मौजूद है राना उस्मान। राना उस्मान, बताइए, अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है, क्या सवालात किए गए, क्या जवाब दिए गए आगे से? जी बिल्कुल, आज चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड जो है उस स्कैंडल में नैब रावलपिंडी के सामने पेश हुई हैं। नैब रावलपिंडी के सामने जब वो पेश हुई तो उनको 11
जो है 11 के करीब जो सवालात थे उसका सवालनामा उनको दिया गया। उन सवालात में उनसे पूछा गया कि क्या आपकी तालीमी काबिलियत जो है इसकी वो क्या है और आपने क्या इस्लामी तदरीस और फ़िक़्ह दरस निज़ामी का कोर्स किए रखा है। जबकि दूसरा उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था। तीसरे सवाल में उनसे पूछा गया कि क्या आप बतौर ट्रस्टी होने के साथ साथ बतौर उस्ताद भी कोई जिम्मेदारी अदा कर रही हैं। चौथे सवाल में उनसे पूछा गया कि क्या आप बतौर ट्रस्टी बतौर उस्ताद यूनिवर्सिटी से किसी भी किस्म की तनख्वाह या मराहत लेती हैं। तो उसके बाद पांचवा सवाल उनसे पूछा गया कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बनाने का ख्याल किसका था और इसके लिए जगह का तयन किसने किया। छठे सवाल में उनसे पूछा गया कि आप बतौर ट्रस्टी अल-कादिर यूनिवर्सिटी में क्या जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं इस वक्त। तो उसके बाद सातवें सवाल उनसे ये पूछा गया कि इस ट्रस्ट को बनाने में मलक रियाज हुसैन और बैरिया टाउन का क्या किरदार था और क्या आपने इनसे पहले इनसे रब्ता किया या उन्होंने खुद ट्रस्ट बनाने के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। आठवां सवाल पूछा गया कि फरज शहजादी जो कि फरा गोगी के नाम से भी जाना जाता है आप उनको कैसे जानती थी, क्या आप इनके माली मामलात और किरदार के बारे में मुतमिन है। 11 सवालात थे जिनमें से 8 जो है वो सामने आ गए हैं। ये सवालात जो है उनको दिए हैं। जब बुशरा बीबी नायब रावलपिंडी में पेश हुई तो उनकी कानूनी टीम जो थी वो भी साथ थी। तो उसके बाद बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया कि वो सवालात के जवाबात जो है वो तहरीरी तौर पर भी दे सकती हैं, जिस पर नायब रावलपिंडी की जानिब से कहा गया बिल्कुल वो तहरीरी तौर पर भी इनके जवाबात जो है वो दे सकती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर में अस्पतालों की वार्ड्स में सफाई की अबतर सूरत हाल। चिल्ड्रन अस्पताल का कार्डियक वार्ड में गंदगी के ढेर हैं। नियो न्यूज़ ने चिल्ड्रन अस्पताल की इन्फेक्शन फ्री वार्ड में सफाई का पोल खोल दिया है। वार्ड्स में बच्चों के बेड्स पर कॉकरोच और बिल्लियों और कीड़े मकोड़ों की भरमार है। इसके अलावा वॉश बेसिन से ताफुन उठने लगा। अस्पताल में गंदगी से बच्चे तंदुरुस्त होने के बजाय मजीद अमराज का शिकार होने लगे हैं। ये मामला है और ये मुनासिर है। नियो के एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं, उन्होंने ये खबर निकाली है और ये वहां के मनाजिर हैं जहां पर बच्चों के वार्ड्स में बिल्लियां फिर रही हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा नियो न्यूज़ मौजूद है मोहसिन अवान। मोहसिन, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ की? आज बिल्कुल शहर के सरकारी अस्पतालों के अंदर सफाई सुथराई के हवाले से सूरत हाल इंतहाई नाकस है। ख़ास तौर पर वो वार्ड जो कि हसास करार दी जाती है वहाँ पर भी सफाई के इंतजाम ना होने के बराबर हैं। चिल्ड्रन अस्पताल की ये कार्डिक वार्ड है, वहाँ पर जहाँ पर ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनके ऑपरेशन ख़राब हो जाएँ या ऑपरेशन के बाद किसी भी किस्म की पेचीदगी ऑपरेशन के बाद पैदा होती है तो उनको इन्फेक्शन फ्री करने के लिए, उनकी स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए उनको इन वार्ड के अंदर रखा जाता है। ये कार्डिक वार्ड है जिसकी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर गंदगी के ढेर हैं, कॉकरोच जो हैं उन बच्चों को जिनको बेड्स के ऊपर लिटाया गया इलाज के लिए उनके साथ बेड्स के ऊपर कॉकरोच हैं, बेड्स की चादरें जो है वो गंदी हैं। इसके अलावा वार्ड के अंदर लगा वॉश बेसिन जो है उससे ताफुन उठ रहा है और कई दिनों से वॉश बेसिन जो है ख़राब पड़ा हुआ है। इसके अलावा डस्टबिन जो यहाँ पर रखे गए हैं उनके अंदर कॉकरोचेस की और दीगर कीड़ों मकोड़ों की भरमार है, जबकि बिल्लियाँ आज़ादाना वार्ड के अंदर घूमती हुई नज़र आ रही हैं। ये वार्ड की सूरत हाल है उस वार्ड की जिसको इन्फेक्शन फ्री कहा जाता है और यहाँ पर उन बच्चों को, उन मरीज़ों को रखा जाता है जिनको पहले से जो इन्फेक्शन होता है उससे फ्री करने के लिए, मज़ीद इलाज बेहतर करने के लिए यहाँ पर रखा जाता है। लेकिन जो सूरत हाल है यहाँ पर डॉक्टर ऑफ द रिकॉर्ड ये बताते हैं कि यहाँ पर जो सूरत हाल है उससे जो बच्चे यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं वो मज़ीद बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा उनमें पैदा हो गया और इंतजामिया इसके ऊपर कोई खास तवज्जो देती नज़र नहीं आ रही है। जो सफाई सुथराई वाले हैं वो कई रोज़ जो है सफाई के लिए नहीं आते हैं और अगर आते भी हैं तो सिर्फ कार्रवाई करके चले जाते हैं, जिससे ना सिर्फ इनके वालिदैन परेशान हैं बल्कि बच्चों की सेहत जो है वो दाव पर लगी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अहम खबर यहाँ पर शामिल करते हैं। पंजाब पुलिस के गोदामों में करोड़ों रुपए मालियत के एक्सपायर ग्रेनेड्स और आंसू गैस शेल स्टॉक में मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। आईजी पंजाब पुलिस को पेश की गई ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के स्टॉक में 1,17,309 आंसू गैस शेल और जायदुल मयाद ग्रेनेड्स पाए गए हैं। ये तफसीलात हैं, आपको बताते चले यहाँ से कि पंजाब पुलिस के गोदामों में करोड़ों रुपए मालियत के एक्सपायर ग्रेनेड्स और आंसू गैस शेल स्टॉक में मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। आईजी पंजाब पुलिस को पेश की गई ऑडिट रिपोर्ट का बड़ा इंकशाफ है। ये रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के स्टॉक में 1,17,309 आंसू गैस शेल और जायदुल मयाद जो ग्रेनेड्स हैं पाए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात क्या है वो हम जान लेते हैं। हमारे साथ नियो के नुमाइंदे लाहौर से शाहिद रिजवी मौजूद हैं। शाहिद रिजवी, के इतने जायदुल मयाद ग्रेनेड्स की क्या जरूरत थी और ये क्यों पड़े हैं, कौन जिम्मेदार है इसका?
बिल्कुल पंजाब पुलिस के गोदामों में जो है करोड़ों रुपए मालियत के एक्सपायर ग्रेनेड्स और जो है आंसू गैस शेल जो है इनके स्टॉक होने का इंकशाफ हुआ है एक रिपोर्ट में। आज पंजाब को पेश की जाने वाली ये जो ऑडिट रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि लाहौर के स्टॉक में 1,17,309 जो है आंसू गैस की शेल जो है जायदुल मियाद ग्रेनेड्स पाए गए हैं। इसी तरह पीसी बटालियन नंबर 3 मुल्तान के स्टॉक में जो है 2,800 से जायद जो है एक्सपायर्ड ग्रेनेड्स की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ है। जायदुल मियाद आंसू गैस शेल और ग्रेनेड की जो है झड़पों, फसाद या मुजाहिरीन पर इस्तेमाल से जो है आंखों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचने का खदशा है, ये रिपोर्ट में लिखा गया है। जो रिपोर्ट में जो है 18 करोड़ 14,50,000 रुपये से ज़ायद मालियत का नुकसान भी हुआ है। एक्सपायर शुदा जो आंसू गैस और जो ग्रेनेड्स की मुजाहिरीन पर इस्तेमाल करने के बजाय इनको ज़ाया करने की सिफारिश भी की गई है। रिपोर्ट में 3 साल रिपोर्ट में जो है एक्सपायर आंसू गैस शेल और ग्रेनेड्स की जो है भारी खेप की मौजूदगी की निशानदेही के बावजूद आला अफसरान ने मामले को संजीदा नहीं लिया है। 20 जनवरी 2023 को महकमाना जो है कमेटी के इजलास में जो है एक्सपायर ग्रेनेड और आंसू गैस के जो एक्सपायर होने का मामला ज़ेर बहस भी आया था। जनवरी 2023 में जो है याद दहानी के नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन मुतलका अफसरान ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। जो ज़राए का मज़ीद कहना है कि जो मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए सियासी जमातों के जो एहतजाज होते हैं या मजहबी जो जमातों के एहतजाज हुए हैं उसमें भी ये एक्सपायर जो है शेल और फायर किए जाने का भी इंकशाफ हुआ था। ऐसे मंजरेआम पर आए थे शेल जो जायदुल मियाद हो चुके थे, जिनकी वजह से बड़ा उनकी जो मुजाहिरीन थे उनकी आंखों को नुकसान भी हुआ था। इस हवाले से अभी तक जो आला अफसरान हैं जो इसके जिम्मेदार हैं उन्हें चुप साध रखी है कि क्या ये शेल जो है इनको ज़ाया किया जाए। चूँकि जो कमेटी थी उसने अब सिफारिश भी की है कि इन जो जायदुल मियाद ग्रेनेड्स हैं और शेल हैं इनको ज़ाया किया जाए। अगर इनको इस्तेमाल किया गया तो जो मुजाहिरीन हैं उनकी आंखों को शदीद नुकसान होने का खदशा है। बिल्कुल, आंखों को शदीद नुकसान होने का खतरा है। बहुत शुक्रिया शाहिद तुसवी तफसीलन हमें अपडेट करने के लिए। ये पंजाब पुलिस की सूरत हाल है कि जायदुल मियाद ग्रेनेड्स पाए जा रहे हैं, आंसू गैस के जो शेल हैं वो एक्सपायर पाए गए हैं।